अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फॉर न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपोजिशन के इल्जामात का दिया जवाब। किसानों की आमदनी बढ़ाना वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह। ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में बयान। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। वोटर पर्ची सदर जमहूरिया को पहुंचाई गई। कल सुबह होगा रायदही का आगाज। हुकूमत वक्फ बोर्ड्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल पर दिया बयान। आज बैनुल-अक़वामी यौम सरतान कैंसर डे बनाया गया। शऊर बेदारी और कैंसर के तदारुक और मर्ज का पता लगाने, इलाज की हौसला अफजाई के लिए 4 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन। तेलंगाना काबीना ने आज समाजी, मौशी, तालीमी, इक़्तिसादी, रोजगार और सियासी सर्वे रिपोर्ट को दी मंजूरी। और सऊदी अरब ने अपने लेबर क़वानीन में बड़े पैमाने पर की इस्लाहात। लाखों हिंदुस्तानी मजदूरों को फायदा पहुंचने की तवक्का। और पेश खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में गरीबों के मसाइल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग तफरीह के लिए गरीबों की झोपड़ियों में फ़ोटो सेशन करते हैं, उन्हें पार्लियामेंट में गरीबों की बात बोरिंग ही लगती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब दिया। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का खिताब विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक रहनुमाई है। उन्होंने कहा कि हमने हकीकी तरक्की लाई और गरीबी हटाओ के झूठे नारे नहीं दिए। उन्होंने कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने तवील खिताब में अपोजिशन की तरफ से लगाए गए इल्जामात को रद्द कर दिया और हुकूमत की कामयाबियों को नुमाया किया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पीर को मेक इन इंडिया पॉलिसी की नाकामी पर हुकूमत पर तनकीद की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप के हलफबरदारी में शिरकत करना चाहते थे और उनके लिए दावतनामा हासिल करने के मकसद से 3-4 बार वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को अमेरिका भेजा गया। जयशंकर ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया और इसे झूठ करार दिया। वज़ीर आज़म ने केजरीवाल पर तनकीद करते हुए कहा कि बाज़ कायदीन की पूरी तवज्जो सिर्फ शान और शौकत पर है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन बाद यानी कल 5 फरवरी को दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस के तहत वोट डाले जाने हैं और इन इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। साथ ही साथ कांग्रेस भी दिल्ली इंतखाबात के मैदान में अहम पार्टी मानी जा रही है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी।
आदरणीय ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अव्वलीन तरजीह है। एक ज़िमनी सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफा वजीर आजम की अव्वलीन तरजीह है। हिंदुस्तान दुनिया में नारियल की पैदावार में सरफहरिस्त मुल्क है और हम बहुत कम वक्त में नारियल की पैदावार को 140 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 153 लाख मीट्रिक टन करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मांग को पूरा करने और घरों में इस्तेमाल होने वाले नारियल की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद किसानों को मलंग कोपरे के लिए 11,582 रुपये फ़ी कुंटल और बाल कोपरा के लिए 12,100 रुपये फ़ी कुंटल की MSP मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2014 में किसानों को कोपरे की मांग के लिए 5,250 रुपये फ़ी कुंटल का MSP दिया गया था, जबकि बाल कोपरा के मामले में ये शरह 5,500 रुपये फ़ी कुंटल थी। एक और ज़िमनी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में नारियल की पैदावार बढ़ाने के बेपनाह इम्कानात हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। नारियल की काश्त का रकबा बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि नारियल को मुतासर करने वाली मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों से निपटने के लिए भी मुतादिद इक़दाम किए गए हैं। अगर किसानों का कोई नुकसान हो तो इसकी तलाफी की जाए, ये हुकूमत की तरजीह है। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म किसान फसल बीमा स्कीम भी लाई गई है। दिल्ली असेंबली की 70 नशिस्तों के लिए बुध की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। पोलिंग के अमल को बखूबी अंजाम देने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन का अमला आज दोपहर से तमाम पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर RS वाज ने मंगल के रोज सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी वोटर पर्ची भी हवाले की। दिल्ली कांग्रेस लीडर अल-कलामा ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों में खवातीन की तौहीन की जाती है। आम आदमी पार्टी MP स्वाति मालीवाल जी को तशद्दुद और बदसलूकी का निशाना बनाया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की खातून वज़ीर आला आतिशी जी को आर्जी कहकर उनकी तौहीन की। बीजेपी लीडर खुद बंसुरी स्वराज जी के खिलाफ बदजबानी करते हैं। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का रवैया, किरदार और चेहरा है। पुलिस पंजाब का पैसा, पंजाब का नशा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रही है। आपने इससे पहले भी एक खबर देखी कि पंजाब भवन के बाहर पंजाब पुलिस की गाड़ी में पंजाब का पैसा, पंजाब की शराब जिस पे लिखा है और आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री उसमें आपको दिखती है। मात्र भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ सत्ता और धन बल के दम पर दिल्ली के चुनावों को दोनों सत्ताधारी पार्टियां पूरी तरह से प्रभावित करना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी में भी महिलाओं का सम्मान किस स्तर पर होता है। स्वाति मालीवाल के मामले में, वो भी इनकी राज्यसभा, महिला राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार और हिंसा उनके साथ हुई और अरविंद केजरीवाल जी के करीबी को जेल की सलाखों के पीछे अभी भी है। एक तरफ बांसुरी स्वराज है भाजपा की लोकसभा सांसद और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल है जिनसे लगातार अपमान किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की से ही आने वाली आतिशी मरलीना दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल टेम्परेरी कह के उनका अपमान करते हैं और पूरी दिल्ली के प्रचार प्रसार में, करोड़ों के प्रचार प्रसार में आतिशी मरलीना का मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक छोटा सा फोटो इस्तेमाल ना करना, यह दिखाता है कि पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हो, आतिशी मरलीना हो, उनका अपमान खुलेआम सरेआम होता है और इन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। मैं उम्मीद करती हूं बांसुरी स्वराज महिला है, सब जानते हैं आप, सुषमा स्वराज जी की बेटी है, नई दिल्ली से सांसद है। आपको लेकर आप ही की नई दिल्ली से मोती नगर से हरीश खुराना ने इस तरह की अभद्र भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल किया और यहां तक कहा है। आम आदमी पार्टी कायद मनीष सिसोदिया ने कहा कि कालकाजी असेंबली हल्के में बीजेपी के गुंडे हंगामा कर रहे थे। ऐसे में आतिशी ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आतिशी के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी। अब अगर इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो इसे 1 घंटे में इस पुलिस अफसर को मुअत्तल करके इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक इशू उठाया गया जो मेन अभी है
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालकाजी विधानसभा में खुलेआम गुंडागिरी कर रहे थे। उनके इशू आतिशी जी ने उठाए। कैंडिडेट है, वहां से कैंडिडेट का हक है उनके इशूज को उठाना। चुनाव आयोग की निष्पक्षता तब साबित होती अगर चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देता। चलिए, चुनाव आयोग को पता नहीं था। क्या चुनाव आयोग उस पुलिस अधिकारी को अभी अगले 1 घंटे में सस्पेंड कर सकता है जिसने आतिशी जी के खिलाफ एफआईआर करके बीजेपी के गुंडों के हौसले बढ़ाए हैं? किस नियम के तहत कंप्लेनेंट के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर की गई? शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर और जो गुंडागिरी कर रहा है उसको भगा दिया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो कार्रवाई करके दिखाए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया है, लेकिन चुनाव आयोग के एक स्टेटमेंट देने से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो जाता है। अपनी हरकतों से निष्पक्ष होगा और अपनी हरकतों से बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात की रायदही से पहले इलेक्शन कमीशन की नेकनामी को मुतासिर करने के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ट्वीट में यह भी कहा गया कि 3 रुकनी कमीशन की तरफ से दबाव डालने की सरगर्मियों का जायजा लिया जा रहा है। ट्वीट में यह भी कहा गया कि बार बार दबाव डालने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली, जहां पर मुल्क की पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, इसके बावजूद कालकाजी हलके में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदौरी के रिश्तेदार गुंडागर्दी कर रहे हैं। जंगपुरा के अलावा दीगर हलकेजात में भी बीजेपी के कारकुन धमकियों पर उतर आए हैं। यहां तक कि पुलिस की तरफ से वजीर आला आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगर ऐसे ही हालात होते रहे तो इलेक्शन कमीशन का वजूद बेमाने है। नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग, और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिदूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहां पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहां गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि नतीजा बहुत ही हौसला अफजा रहेगा। दिल्ली के अवाम अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को अवाम की अच्छी तायद हासिल हो रही है। संदीप दीक्षित ने कहा कि अवाम बीजेपी और आप पार्टी से तंग आ चुके हैं, इसलिए दोनों पार्टियां अपने वजूद को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट सदर एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक कहा कि हुकूमत वक्फ बोर्ड्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में हुक्मरान जमात और उनके हलीफों के अरकान की तादाद के बलबूते पर रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। इस बिल से वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हिंदू इंडोमेंट का हवाला दिया और कहा कि यहाँ पर दूसरे मजहब का शख्स रुकन नहीं बन सकता, तो फिर वक्फ बोर्ड का रुकन गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है। जितनी वक्फ जायदादें हैं हुकूमत इसे छीनना चाहती है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मौक़िफ़ पर दिल्ली में कई इमारतों का हवाला दिया। नफरत की बुनियाद पर हमारी जायदादों को छीनने की उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है। वक्फ जायदादें हमारे लिए इबादत की तरह हैं और हमें हमारी इबादत से महरूम करने की साजिश की जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि कलेक्टर्स को ऐसे इख्तियारात मिल जाएंगे कि वो वक्फ जायदादों की तहकीकात के मजाज हो जाएंगे। ये जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1,
और उसमें नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं उसमें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई, और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स, उसका ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा? यहाँ पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है। आप यहाँ पर क्यों बनाना चाह रहे? और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं? तो ये तमाम चीजें, उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रस्तान भी है। अब ये एक अमेंडमेंट जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया, इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं, वक्फ बाय यूजर में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सच्चर कमेटी जाकर पढ़िए, जिसमें सच्चर कमेटी ने कहा कि दिल्ली में 123 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सरकार के कब्जे में है। ने कहा वक्फ प्रॉपर्टी है, सरकार के कब्जे में, उसकी 2008 में लागत 3000 करोड़ बताई गई। पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को गवर्नमेंट बोलती गवर्नमेंट की है, सामने है ना पार्लियामेंट सामने की, वहां के इमाम साहब एमपी हैं, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार बोली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे होगा बताइए आप? ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू बाय वक्फ अलग है। पंजाब में हजारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू आता है उसको खत्म कर रहे हैं आप, तो उससे फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ नफरत की बुनियाद पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ की प्रॉपर्टीज छीनने के लिए। और एक बात समझिए, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए एक वर्शिप है। नमाज हम पढ़ते हैं मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। तो क्या चर्चा? अरे चर्चा, इतना गलत काम जगदीश पाल ने किया जैसे चेयरमैन, उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। और रूल पोजीशन ये है, हमने स्पीकर साहब को लेटर भी लिखा, अगर आप किसी मेंबर के डाइसेंट रिपोर्ट को अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पढ़िए, आप लिखा गया कि वो रेकमेंड कर रहे हैं रिपोर्ट में कि ट्राइबल लैंड को वक्फ डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। लीगली एक मुसलमान ट्राइबल हो सकता है, और इस पार्लियामेंट में 10 मर्तबा के एमपी एक मुस्लिम ट्राइबल थे, सईद साहब लक्षद्वीप के। आप उनसे कहेंगे वक्फ मत करो, इसका असर क्या होगा लक्षद्वीप में? कितने ट्राइबल मुसलमान हैं? हम लिख के दिए कि ये लीगली रॉन्ग पोजीशन है आपका, आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया। कई चीजें हम जो लिखी फैक्चुअल जो है उसको उसने ब्लैकआउट कर दिया और इन्फॉर्म तक नहीं किया हमको। ऐसे कई अपोजिशन मेंबर्स की रिपोर्ट को बैकआउट कर दिया उन्होंने। तो ये मनमानी की उन्होंने उसमें ना, तो देखिए 391 का रूल है, डायरेक्शन 91 भी मानते हैं, मगर आपको तो रीजन बताना चाहिए। फैक्चुअल को आप चीजों को आप उसको ब्लैक कर देते हैं। आपका डिसेंट नोट कितना पेज का था? डिसेंट नोट तो हमारा बहुत लंबा था, जिसमें से कई फैक्चुअल जो चीजें थी इसको चेयरमैन साहब ने अपने पावर्स का वेरी नैरो एंड पेरोकियल इंटरप्रिटेशन लेके ब्लैकआउट कर दिया उसको। फिर हम लेटर लिखे स्पीकर साहब को, अपील किए उनको डायरेक्शन 91(2) में कि सर इसको आप इंक्लूड करिए, इसमें देखिए आप सच्चाई है इसमें पूरा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब स्पीकर साहब के पास है वो।
वैसे साहब लेकिन कुछ तो डाइल्यूट किया गया है बिल्कुल। क्या डाइल्यूट किया गया बताइए? नहीं आप बोलिए डाइल्यूट किया गया, हाँ, बताइए वही बता बोलिए। वक्फ बाई यूजर वाले हम तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना भैया। आप कह रहे हैं डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, डिस्प्यूट के माने आपने लिखे उसमें? डिस्प्यूट कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, और एक उसमें बिल में क्या है कि आप वक्फ के मुतवल्ली हैं, मैं जाकर कलेक्टर को बोलता हूं कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, और कलेक्टर जब इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो जब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ना उसमें टाइम पीरियड है। अब कलेक्टर इंक्वायरी लेगा, मेरी वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इंक्वायरी का टाइम लिमिट नहीं है। और कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती नहीं करती, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन भी है। कहां से होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं भाई। ऑन पैरिटी आप इसको क्यों देखिए ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में, सिखों के गुरुद्वारा में, क्रिश्चियंस में, ये सब चीजें हैं क्या? आप वहां करने वाले हैं क्या? अच्छा, वक्फ फंड आता था 7%, उसको आपने कम कर दिया 5%, और अमेंडमेंट क्या किया? वॉट एवर द नंबर गवर्नमेंट सेक्रीफाई है और कम हो जाएगा। अब कैसे चलेगा वक्फ बोर्ड फिर? इसके बाद भी अगर ये सरकार तो इसके बिल बाद लाने का प्लान करिए, अगर बिल आएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बिल आएगा तो हम जो करना है करेंगे, क्या बात है। सर पाल साहब कह रहे हैं और जो एनडीए के अलाइज हैं उनको सोचना चाहिए। हमेशा पॉलिटिकल एनिमल नहीं होता ना। जेपीसी नहीं है, वो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, उनको इतना तक नहीं मालूम। जेपीसी बोलते रहते हैं, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है। जेपीसी अगर होती तो उसको इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते, जैसा वन नेशन वन इलेक्शन बनाया गया है। ये ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, बस राग अलाप रहे हैं। जेडब्ल्यूसी है, वो तक नहीं मालूम उनको। ओके, थैंक यू। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद मुस्तहकम और मुस्तकबिल में भी मुस्तहकम रहेगा। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के तनाज़ुर में आप पार्टी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबले से मुताल्लिक सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने यह बात कही। समाजवादी पार्टी के रुकन अखिलेश यादव ने कुंभ भगदड़ वाक़े को लेकर आज लोकसभा में उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों की लाशें लेकर गए हैं। रियासत के वज़ीर आला ने अब तक अमवात पर अफसोस का इजहार नहीं किया है। वज़ीर आज़म को भी अमवात पर इज़हार ताज़ियत के लिए 17 घंटों का वक्त लग गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत जिस तरह बजट के आदाद-ओ-शुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, कुंभ भगदड़ में हुई अमवात के आदाद-ओ-शुमार भी पेश किए जाने चाहिए। अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें के बारे। अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बात मैं बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आज बैनुल-अक़वामी यौम सरतान यानी कैंसर डे मनाया गया। हर साल अवाम में कैंसर के बारे में शोर बेदारी और इसके तदारुक और मर्ज का पता लगाने और इलाज की हौसला अफजाई के लिए 4 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। इस साल यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के तहत इसे मनाया गया। 2025 से 2027 के दौरान अपनी मर्जी के मुताबिक सेहत की अहमियत और देखभाल से मुतालिक ये 3 साला मुहिम शऊर उजागर करेगी। नई दिल्ली में एम्स के शुबे ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर MD रॉय ने कहा कि कैंसर एक काबिल इलाज बीमारी है और लोगों को चाहिए कि इस मर्ज से महफूज रहने के लिए बाकायदगी के साथ सेहत का मुआयना कराते रहें। और आलमी यौम कैंसर सरतान डे के मौके पर शुबे माहियतुल अमराज गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना की जानिब से एक इल्मी और बेदारी पर मबनी एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन सेहत, तलबा और मुख्तलिफ शुबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार की सरपरस्ती आला प्रोफेसर डॉक्टर महफूजुर रहमान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज और अस्पताल पटना
ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास मुस्तफ़ा सदर शुबे इल्म जराहत ने शिरकत की। उन्होंने अपने वसी तजुर्बात और इल्मी वसीलत से शुरका को मुस्तफ़ीद किया। उन्होंने अपने खिताब में कैंसर जैसे मौजी मर्ज के खतरात, तहकीक की ज़रूरत और जदीद तिब्बी सहूलियात की दस्तियाबी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे इल्मी प्रोग्राम मुआशरे में सेहत के हवाले से बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैंसर जैसे मौजी मर्ज से निमटने के लिए तहकीक, जदीद इलाज और आगाही की मुहिम्मात को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। अबुल क़ासिम ज़हरावी के ताल्लुक़ से उनके किए गए कैंसर से मुतल्लिक़ जराही तजुर्बात का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया, जो आज भी काबिल अमल हैं। उन्होंने सेमिनार के मुक़र्रिरीन की काविशों को सराहा और हाज़रीन को सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तरग़ीब दी। सेमिनार के मेहमान खुसूसी अरविंद कुमार, डायरेक्टर बद्धा कैंसर सेंटर पटना, ने आलमी सतह पर कैंसर के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस, इलाज के जदीद तरीक़े और तहक़ीक़ में होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली। उन्होंने कैंसर के मरीजों की जहनी सेहत और उनकी बहाली के अमल पर भी जोर दिया और कहा कि कैंसर के इलाज के साथ साथ मरीज की जहनी और जज्बाती सेहत पर तवज्जो देना भी निहायत अहम है। इसके लिए रोज़ा रखना या फाखाकशी करना या कम खाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कैंसर के खात्मे के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद शमीम अख्तर, सदर शुबे माहियातुल अमराज, गवर्नमेंट तिबी कॉलेज पटना, ने सेमिनार के कामयाब इनेकाद में मरकजी फ़ाल किरदार अदा किया है। उन्होंने इफ्तिताही कलमात पेश करते हुए सेमिनार के ग़राज़ व मक़ासिद बयान किए और कहा कि कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन बरवक्त तशख़ीस और मुनासिब इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। हमारा मकसद अवाम में इस हवाले से बेदारी पैदा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हरदोई पुलिस ने फर्जी IAS अंकित पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। उसने मुकेश पांडे के नाम से खातून अफसर को 2,10,000 रुपए का धोखा दिया था। हरदोई में तैनात अफसर ने इसे धोखा देकर कासगंज से ट्रांसफर कराया और इस मामले में पुलिस ने SP नीरज कुमार जदवन को भी गिरफ्तार कर लिया है। महिला अधिकारी जो कि पड़ोसी जनपद में नियुक्त हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनको किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो इस संबंध में जांच उपरांत मुकदमा दर्ज कराया था साइबर थाने में। इसमें आज एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम हरिकेश पांडे है। उससे पूछताछ की और जो अभिलेखीय साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस में उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए कि अपने आप को ये फर्जी IAS बताता था, अपने आप को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरदोई में तैनात बताता था और उसने शादी.com पे मुकेश पांडे नाम की एक ID बनाई थी, जिसके इस ID का इस्तेमाल करके ठगी करता था। इस महिला अधिकारी से उसने लगभग 2,10,000 रुपए की ठगी की थी। इसके पास से डिफरेंट फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसने एक फर्जी ट्रांसफ़र आदेश भी बनाया है, जिसमें इसने अपना ट्रांसफ़र हरदोई से कासगंज होना बताया है। तो तमाम ही अभिलेख मिले, इसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। उसको माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तेलंगाना काबीना ने आज समाजी, मौशी, तालीमी, इक़्तिसादी, रोज़गार और सियासी ज़ात-पात सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कानून साज़ असम्बली के खुसूसी इजलास में इसे मुतारिफ़ करवाया। सर्वे की तफसीलात को पेश करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में A, B, C, D और E ज़मरों में पसमानदा तबक़ात बशमूल मुसलमान 56.33% हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात के BC ज़मरे में 35,76,588 से ज़ायद मुसलमान थे, जो कुल आबादी का 10.08% हैं। पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के अलावा दीगर अफराद की तादाद 1,64,00,000 यानी 46.25% है, जबकि शेड्यूल कास्ट की तादाद 61,84,000 यानी 17.43% है। 37 लाख से ज़ायद अफराद शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि 10.45% होते हैं। इसके अलावा 56 लाख अफराद बशमूल मुसलमान OC यानी अदर कास्ट में शामिल हैं, जो कि 15.79% होते हैं। वाज़ेह है कि यह सर्वे 6 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था ताकि रियासत के अवाम की समाजी, ज़ात-पात, मुआशी, तालीमी और सियासी हैसियत का जायज़ा लिया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में समाजी, मौशी, रोज़गार, ज़ात-पात, तालीमी, सियासी सर्वे 2024 की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला ने ऐवान में अपने बयान में कहा कि मुल्क में कमज़ोर तबक़ात से मुतल्लिक़ काबिल एतबार आदाद व शुमार की कमी ने तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज़ करने में मुश्किलात पैदा की। वज़ीर आला ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ज़ात-पात से मुतल्लिक़ सर्वे कराने का वादा किया था और इस वादे को निभाते हुए नई रियासती हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के फौरी बाद असम्बली में करारदाद भी पास की थी। उन्होंने बताया कि रियासत में पसमानदा तबक़ात की तादाद 56% है और यह सर्वे मुल्क के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगा।
तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया था। इजलास शुरू होने के फौरन बाद 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कानून साज उमूर के वजीर श्रीधर बाबू ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत तेलंगाना काबीना के जारी इजलास का हवाला देते हुए स्पीकर गडम प्रसाद से कार्रवाई मुलतवी करने पर जोर दिया। दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। ताहम भारत राष्ट्र समिति BRS ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ तेलंगाना रियासत को बदनाम किया है बल्कि असेंबली और कौंसिल के बुलाए जाने के 2 मिनट के अंदर इसे मुलतवी करके मुक़न्नना की तौहीन की है। पार्टी के सीनियर कायद टी हरीश राव ने खुसूसी इजलास के लिए तैयारी के फुक़दान पर रियासती हुकूमत का मजाक उड़ाया। रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर समाजी, इख्तिसादी, रोजगार, तालीम, सियासी और ज़ात-पात के सर्वे 2024 को सराहते हुए इसे कमजोर तबकात के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया। असेंबली में खिताब करते हुए प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत ने अपना इंतखाबी वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर सर्वे का ऐलान किया गया था। पूनम प्रभाकर ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वह कमजोर तबकात की उमंगों पर सियासत न करें। उन्होंने कहा कि जमा करदा डाटा मुस्तकबिल की पॉलिसियों और प्रोग्रामों की रहनुमाई में काफी मदद करेगा। तेलंगाना असेंबली सेक्रेटरी ने आज 10 MLAs को नोटिस जारी किया है। भारत राष्ट्र समिति BRS जो MLAs गुज़िश्ता साल हुक्मरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्हें ये नोटिस जारी किए गए थे। ये नोटिस BRS की दरख्वास्त पर जारी किए गए, जिसमें मुनहरिफ होने वालों की नाअहली की दरख्वास्त की गई है। मेंबरान असेंबली ने असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। ये पेशरफ 2 दिन बाद हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली से नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसले के लिए एक मुनासिब मुद्दत का तयन करने को कहा। जस्टिस BR गोई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी तेलंगाना कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी की नुमाइंदगी करते हुए को हिदायत दी कि वो स्पीकर से मशवरा करें और इसके बारे में अपने ख्यालात पेश करें कि मुनासिब टाइम फ्रेम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने BRS MLA कौशिक रेड्डी की जानिब से MLAs को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर अगली समात अब 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर और MLA KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि उन्होंने तेलंगाना के अवाम का रियासती हुकूमत की इंतजामिया से एतमाद उठ गया है। असेंबली में ज़ात-पात सर्वे रिपोर्ट पर बहस के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए KTR ने सर्वे रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सबको असेंबली के खुसूसी इजलास और काबीना के इजलास के बाद तारीखी ऐलानात की तवक्को थी। ताहम उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में नई बसीरत का फुक़दान है और यहाँ महज वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के जरिए शेयर की गई मालूमात को दोबारा इसका इआदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि BC कम्युनिटीज़ को ठोस इक़दामात के निफाज की तवक्को थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। और पेश हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। सऊदी अरब ने अपने लेबर कवानीन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की हैं, जिससे लाखों हिंदुस्तानी मजदूरों को फायदा पहुंचने की तवक्को है। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इन तब्दीलियों का ऐलान करते हुए कहा है कि इन इस्लाहात का मकसद कारकुनों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और काम के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम करना है। इन इस्लाहात के तहत ख़वातीन के लिए मैटरनिटी छुट्टियों की मुद्दत 10 हफ्तों से बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दी गई है, जिससे सऊदी अरब में काम करने वाली हामिला ख़वातीन को खास तौर पर फ़ायदा होगा। मज़ीद बरआं अगर किसी मुलाजिम के शरीक हयात का इंतकाल हो जाए तो इसे 5 दिन की तनख्वाह के साथ रुख्सत दी जाएगी, जबकि शादी के मौके पर भी कारकुन को 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी। नए कवानीन के मुताबिक अगर कोई मजदूर ईद जैसे मजहबी त्योहारों के दौरान काम करता है तो इसे ओवर टाइम तस्वुर किया जाएगा और इसे इजाफी अदायगी की जाएगी। इसके साथ ही अब कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिनों तक की आजमाइशी मुद्दत पर रखा जा सकेगा। सऊदी हुकूमत ने लेबर मार्केट में इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए भी इक़दामात किए हैं। कोई भी आजिर नस्ल, रंग, जिन्स, माजूरी या समाजी हैसियत की बुनियाद पर मुलाजिमत देने में इम्तियाज़ नहीं बरत सकेगा। इसके अलावा बगैर लाइसेंस के मजदूरों को मुलाजिमत देने वाले इदारों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे ताकि लेबर मार्केट को मजीद मुनज़्ज़म किया जा सके। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के लाखों कारकुन मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें तामीराती काम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ाई, पेंटर और घरेलू मुलाजिमीन भी शामिल हैं। सऊदी हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों में गैर हुनरमंद कारकुनों के दाखिले पर पाबंदी के लिए भी इक़दामात किए हैं। दिसंबर 2023 में सऊदी अरब
अरब ने ऐलान किया था कि मुल्क में आने वाले कारकुनों को एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम का टेस्ट पास करना होगा। इस प्रोग्राम को 160 से ज़ायद ममालिक में नाफिज किया गया है ताकि सऊदी लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म किया जा सके और हुनरमंद कारकुनों को तरजीह दी जा सके। ये इस्लाहात हिंदुस्तानी कारकुनों के लिए बेहतर मौक़े पैदा करने के साथ साथ उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएंगे। और उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए ऐलान के मुताबिक गैर मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। यह तल्ला ही है कि 205 हिंदुस्तानियों को लेकर अमेरिकी फौज का एक तैयारा रवाना हो चुका है। यह पहला हिंदुस्तानी तारिकीन वतन का जत्था है जो हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की दरामदात पर टैक्स का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और मैक्सिको की सदर क्लाउडिया शेनाबॉम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको की सदर से गुफ्तगू के बाद टैक्स का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया गया है। टैक्स के निफाज पर अमेरिका और मैक्सिको के हुक्काम मुशावरत करेंगे। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि टैक्स के मामले पर मैक्सिको के साथ किसी माहदे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की तरह कैनेडियन के लिए भी टैरिफ को फिलहाल न बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इल्तवा में डालने का ऐलान कनाडा और मैक्सिको की जानिब से सरहदों की निगरानी सख्त करने पर किया। डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के दरमियान एक ही रोज में 2 बार फोन पर राब्ता हुआ, जिसके बाद जारी बयान में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप कनाडा पर 25% टैरिफ का निफाज कम से कम 30 रोज के लिए रोक रहे हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने अभी इस मामले की वजाहत नहीं की है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं प्राइम टाइम की सुर्खियों पर एक और नजर। सदर जमहूरिया हिंद के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपोजिशन के इल्जामात का दिया जवाब। किसानों की आमदनी बढ़ाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अव्वलीन तरजीह। ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में बयान। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। वोटर पर्ची सदर जमहूरिया को पहुंचाई गई। कल सुबह होगा रायदही का आगाज। हुकूमत वक्फ बोर्ड्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक दिया बयान। दुनिया भर में आज बैनुल-अक़वामी यौम सरतान कैंसर डे मनाया गया। शऊर बेदारी और इसके तदारुक और मर्ज का पता लगाने और इलाज की हौसला अफजाई के लिए 4 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन। तेलंगाना काबीना ने आज समाजी, मुआशी, तालीमी, इक़्तिसादी, रोजगार, सियासी और ज़ात-पात सर्वे रिपोर्ट को दी मंजूरी। और सऊदी अरब ने अपनी लेबर कवानीन में बड़े पैमाने पर की इस्लाहात। लाखों हिंदुस्तानी मजदूरों को फायदा पहुंचने की है तवक्का। और नाज़रीन, के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।